हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे यूनिट 5 के पार्ट 4 को। और अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स आप सभी देखते हो उन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, और चाहे तो आप प्ले स्टोर से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो कटारिया फार्मेसी का ऐप। ऐप के ऊपर आपको इन वीडियो लेक्चर के नोट्स के अलावा सभी सेमेस्टर के नोट्स देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ में एम फार्मा, बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। और ये सभी चीजें आप स्टूडेंट्स के लिए काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में रखी गई है, तो इनको जाकर जरूर चेक करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के डिग्रेडेशन को अफेक्ट करते हैं। यानी जैसे ड्रग खराब होने लगता है उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे जैसे वो टूटता है तो उस प्रोसेस को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें मेनली रहने वाले हमारे टेम्परेचर, सोलवेंट और आयोनिक स्ट्रेंथ और हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बाद देखते हैं मेन स्टार्टिंग से देखेंगे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स। यानी जब हमारे ड्रग्स हम बनाते हैं तो उसके बाद वो जब केमिकली डिग्रेड होना स्टार्ट होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको अफेक्ट करती है, और उनके बारे में जानकर हमें उनसे क्या सीखना चाहिए और ड्रग को और बेहतर कैसे बनाना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। केमिकल डिग्रेडेशन मींस ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, जब हमारा ड्रग होता है जब वो टूटता है, मतलब उसके ऊपर जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है, टूटता है। तो उन्हीं प्रोसेसेस को हम बोलते हैं केमिकल डिग्रेडेशन। जब हमारा ड्रग केमिकल रिएक्शन के अंडरगो जाए तब। वो रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, हाइड्रोलाइसिस हो सकती है हमारी, ऑक्सीडेशन हो सकती है यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन, हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन, रिडक्शन हो सकती है कि हमारे रिएक्टेंट्स रिड्यूस हो जाए। इसके अलावा फोटोलाइसिस हो सकती है जिसके अंदर क्या होता है, जो फोटोन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। Many factors affect the rate of degradation of drugs। बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनमें से मेजर मेजर ये सारे चीजें रिएक्शंस होती है जिनके अंडर को हमारा ड्रग जाता है। और उनके अंदर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इन रिएक्शंस को, उन फैक्टर्स के बारे में अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा टेम्परेचर, की टेम्परेचर किस तरीके से डिग्रेडेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। सबसे पहले इसका इफेक्ट देखेंगे, क्या इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा यानी राइज इन टेम्परेचर क्या करेगा, हमारे केमिकल डिग्रेडेशन की रेट को भी बढ़ा देगा। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी फास्ट हो जाएगी डिग्रेडेशन होना। इसके बाद देखेंगे हायर टेम्परेचर प्रोवाइड्स मोर एनर्जी टू मोलिक्यूल्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, मूवमेंट शो करने लगते हैं, और क्या होता है उनके अंदर एनर्जी भर जाती है, जिससे क्या होता है वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, वो फास्टली रिएक्शन करने लगते हैं। इसके अंदर एक इक्वेशन आती है हमारी अर्नियंस इक्वेशन, जो टेम्परेचर के इफेक्ट को डायरेक्टली डिफाइन करती है। और इसकी केमिकल इक्वेशन कैसे होती है, K इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। आपने देखा होगा log e टू द पावर जैसे होती है वही सेम होता है हमारा A e टू द पावर। इस फॉर्मूले के अंदर देखते हैं कौन कौन से टर्म्स क्या है। हमारा K यहाँ रेट कांस्टेंट रहेगा, जिस रेट से केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिस गति से केमिकल रिएक्शन हो रही है वो। A रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ये रिएक्शन चल रही है। ये क्या होता है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट्स को रिएक्शन करवाने के लिए। R या हमारा यहाँ गैस कांस्टेंट रहता है। केमिकल इक्वेशंस में मोस्टली R और T जो होते हैं, हमारे R को गैस कांस्टेंट लिया जाता है और T को टेम्परेचर इन केल्विन लिया जाएगा। यहाँ डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे। और ये सारी चीजों को हम लोग फॉर्मूले में पुट करके डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, K की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, रिएक्शन बिकम्स फास्टर, और इससे क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और ड्रग डिग्रेडेशन भी बढ़ जाएगा। इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं इसके अंदर जो हम देखने को मिलता है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10% अप्रोक्सीमेटली डबल्स द रिएक्शन रेट। अगर मोस्टली जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को 10% या 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे तो क्या होगा, रिएक्शन रेट डबल हो जाएगी, मतलब 2x पे रिएक्शन होने लगेगी।
मान लीजिए उसे 1 मिनट लग रही है 15 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाकर 25 डिग्री सेल्सियस कर दे, टेम्परेचर बढ़ाकर अगर 25 डिग्री सेल्सियस कर दे, तो क्या होगा, अब रिएक्शन 1 मिनट के बजाय 30 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फर्क पड़ता है, ये इफेक्ट होता है। ये रूल आपको याद रखना है कि मोस्टली रिएक्शंस में क्या होता है कि 10% टेम्परेचर बढ़ा देने से, लगभग 10% टेम्परेचर बढ़ा देने से, सॉरी लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होगा कि रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंस। अब इसकी क्या इंपोर्टेंस है हमारी फार्मेसी में। टेम्परेचर स्टडीज आर इंपोर्टेंट फॉर किन किन चीजों में हेल्प करेगा, ड्रग को स्टेबिलिटी की बढ़ाने में, यानी जो स्टेबिलिटी के टेस्ट होते हैं जिनसे ड्रग को स्टेबल बनाया जाता है उसके अंदर हेल्प करता है। साथ ही साथ जो ड्रग होता है उसकी शेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करने में, यानी पता लगाने में कि कितना लंबा हमारा ड्रग चलने वाला है उसके अंदर। इसी के अलावा कुछ स्टोरेज कंडीशंस के बारे में हमें पता लग जाता है कि जो ड्रग है हमें उसे कोल्ड स्टोर करके रखना है, या हॉट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, या थोड़ा वार्म टेम्परेचर उसे देना है। तो इन चीजों का पता लग जाता है टेम्परेचर के बारे में स्टडी करने से। आई होप समझ में आया होगा। अब अगला आता है हमारा, टेम्परेचर के बाद आता है सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है, जिसके अंदर हमारा ड्रग घुला हुआ रहता है। इसका क्या इफेक्ट होता है, नेचर ऑफ सोलवेंट इफेक्ट, जैसे नेचर होता है हमारा सोलवेंट का वो अफेक्ट करता है पूरे ड्रग के डिग्रेडेशन को। एक तो सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इससे डिफर हो जाएगी कि उसके घुलने की कैपेसिटी में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, आयोनाइजेशन में फर्क आएगा, आयंस की स्ट्रेंथ अलग अलग हो जाएगी, आयंस के अंदर भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ रिएक्शन की रेट भी चेंज हो जाती है, फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। डिफरेंट सोलवेंट्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिग्रेडेशन। अलग अलग तरीके के सोलवेंट क्या कर सकते हैं, रिएक्शन के अंदर जो डिग्रेडेशन होगा उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं तो ज्यादा कम भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर देखने को कि पोलर सोलवेंट्स इंक्रीज आयोनिक रिएक्शंस। पोलर सोलवेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे साल्ट लविंग जो सोलवेंट्स होते हैं वो हमारे पोलर सोलवेंट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, आयोनिक रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, फास्ट कर देते हैं। और आयोनिक रिएक्शन फास्ट होगी तो क्या होगा, डिग्रेडेशन भी फास्ट हो जाएगा। वहीं नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं जो रिड्यूस कर देते हैं किसको, हमारी डिग्रेडेशन की प्रोसेस को। ये कुछ पॉइंट्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, पोलर यानी लविंग, और वो क्या करते हैं, आयनिक रिएक्शंस को बढ़ा देंगे, डिग्रेडेशन भी बढ़ जाएगा। नॉन पोलर क्या होते हैं, डिग्रेडेशन को कम करेंगे और इससे क्या होगा, डिग्रेडेशन भी कम हो जाएगा और आयोनिक रिएक्शंस भी कम हो जाएगी। वाटर प्रमोट्स हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो क्या करता है, हमारी हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शंस को प्रमोट करता है। इसके अंदर जल्दी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है हमारे ड्रग का। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल से देखते हैं। एस्टर ड्रग्स एक टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं जो हमारे एस्टर ड्रग्स कहलाते हैं। एस्टर ड्रग्स क्या करते हैं, जनरली एक्वस मीडियम या एक्वस सॉल्यूशंस में जल्दी डिग्रेड होते हैं, उनकी डिग्रेडेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है क्योंकि वाटर प्रमोट्स हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि वाटर क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस को प्रमोट करता है और हमारे एस्टर ड्रग्स हाइड्रोलाइसिस के कारण जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सॉल्वेंट इंप्रूव्स स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशंस, यानी प्रॉपर सॉल्वेंट के सिलेक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम हमारे ड्रग के लिए एकदम सही सॉल्वेंट का चुनाव कर ले तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और एक तरीके से उसकी एक्सपायरी डेट भी बढ़ जाएगी और बेटर ड्रग का फॉर्मेशन होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आता है, अगली हमारा रहता है आयोनिक स्ट्रेंथ। अब देखते हैं आयोनिक स्ट्रेंथ किस तरीके से इन्हें अफेक्ट करती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। आयोनिक स्ट्रेंथ इज द मेजर टोटल ऑफ आयन कंसंट्रेशंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अगर हमने कोई सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर जितने आयंस का कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उसी को हम लोग आयनिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्योंकि आयन से ही आयन की स्ट्रेंथ बनती है और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतनी ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। आयनिक स्ट्रेंथ अफेक्ट्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयंस। ऐसी रिएक्शंस को अफेक्ट करती है हमारी आयनिक स्ट्रेंथ जिनके अंदर आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपने देखा होगा कि कुछ रिएक्शंस के अंदर आयंस इन्वॉल्व होते हैं और क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होती है। ऐसी रिएक्शन जिनमें आयंस आएंगे उनके अंदर आयनिक स्ट्रेंथ मेजर पार्ट प्ले करेगी और क्या करेगी, उस रिएक्शन को अफेक्ट करेगी। इट्स इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय डी बाय हकल्स थ्योरी। एक डी बाय हकल्स थ्योरी जो हमारे डी बाय प्रोफेसर ने दी थी, उससे हम लोग क्या करते हैं, इसका पता लगा सकते हैं कि आयनिक स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट होता है केमिकल रिएक्शंस पे। और इसका पता लगाने के लिए कौन सी थ्योरी पढ़नी पड़ती है हमें, डी बाय हकल्स थ्योरी इन सभी लॉज को, इन सभी टर्म्स को डिफाइन करती है। इसके बाद देखेंगे इसका एग्जांपल।
रिएक्शंस बिटवीन सिमिलरली चार्ज्ड आयंस आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय आयनिक स्ट्रेंथ। मतलब अगर रिएक्शन हो रही है और दोनों जो हमारे रिएक्टेंट्स है उनका आयनिक चार्ज सेम है, यानी अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये हमारी आयनिक स्ट्रेंथ इसको काफी अफेक्ट कर देगी, रेट ऑफ रिएक्शन इससे अफेक्ट हो जाएगी और डिग्रेडेशन भी अफेक्ट हो जाएगा। की कंसेप्ट देखते हैं इसके। इंक्रीज इन आयनिक स्ट्रेंथ क्या कर सकती है, इंक्रीज रिएक्शन रेट, रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकती है और रिएक्शन की रेट को कम भी कर सकती है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑफ रिएक्टिंग आयंस, जो हमारे रिएक्टेंट्स या रिएक्टिंग आयंस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके चार्ज पे डिपेंड करता है। माइनस माइनस अगर रिएक्ट करेंगे तो इनके अंदर अट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा और इससे प्रोसेस अफेक्ट होगी। प्लस माइनस करेंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट रहेंगे, प्लस प्लस करेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इन चीजों से क्या होता है, हमारी रिएक्शन अफेक्ट होती है, डिग्रेडेशन भी अफेक्ट होता है। अगला टर्म आता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू रिड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हमें देखने को मिलता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, इन चार्ज पार्टिकल के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है उसको कम कर देता है और इन्हें ज्यादा स्टेबल बना देता है। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसका क्या इफेक्ट रहता है। हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सोलवेंट स्टेबलाइज आयन। ऐसे सोलवेंट जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हाई होता है वो क्या करते हैं, आयंस को स्टेबलाइज करते हैं और हमारे जो सॉल्यूशन है, जो ड्रग है, उसको स्टेबल बना देते हैं। दिस इंक्रीजेस आयन रिएक्शन रेट। ये इंक्रीज क्या करता है, आयनिक रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, डिग्रेडेशन फास्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सो आयनिक रिएक्शन ओकर्स फास्टर इन वाटर। इसका मतलब यह है कि हमारा जो वाटर होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर, उसके अंदर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पाया जाता है और उससे क्या होता है कि उसके अंदर जैसे ही कोई रिएक्शन होगी तो वो फास्टर होगी, क्योंकि आयनिक रिएक्शन उसके अंदर फास्टर होती है और वाटर इसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है। इसके बाद देखेंगे की पॉइंट्स एक टेबल के फॉर्म में, कि सॉल्वेंट का टाइप देखेंगे कि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इफेक्ट क्या करेगा उसके बारे में देखते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो क्या होगी, आयनिक रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। वहीं अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो है तो हमारी आयनिक रिएक्शन क्या होगी, स्लो हो जाएगी और डिग्रेडेशन भी स्लो हो जाएगा। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट इन डिग्रेडेशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयंस। ऐसी रिएक्शंस या ऐसी डिग्रेडेशन रिएक्शंस जिनके अंदर आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है उनके अंदर काफी मेजर रोल ये प्ले करती है, क्या, हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आज के लेक्चर में हमने वो सारे फैक्टर्स पढ़े जो हमारे ड्रग के डिग्रेडेशन रेट को अफेक्ट करते हैं। उसके अंदर हमारा टेम्परेचर हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया और हमारे आयनिक स्ट्रेंथ हो गई। इन सभी चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को जाकर जरूर चेक करिएगा। और अगर ऐप के अंदर किसी कोर्स या फिर नोट्स वगैरह के रिलेटेड कोई डाउट आता है तो स्क्रीन पे सर का नंबर दिया गया है, आप सर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और फिर से अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में पूछ लेना। इसी के साथ साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।